चलिए बताइए तो, आगे से बताइए, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? मलिक उसका। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? आगे से पहले अरे जौनपुर का स्थापना है फर्स्ट ही। फिरोज शाह तुगलक। पीछे बताए किस किनके याद में करवाते हैं जौनपुर का स्थापना? थे उनका भाई, क्या नाम था? जौना खा, जो कि दिल्ली के गद्दी पर किस नाम से बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जो है ना जौनपुर शहर की स्थापना करवाता है कौन? उसके भाई फिरोज शाह तुगलक। अच्छा पीछे से बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होता है? 1351। 1351 ईस्वी में। कहा? ठट्ठा में। ठीक है, ठट्ठा में। तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? फिरोज शाह तुगलक, जो उसका भाई था। अच्छा, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? मलिक उसर। ठीक है, मलिक उसर्क, जो ख्वाजा जहां को पाजहां करता है। अच्छा, ख्वाजा जहां को जो है मलिक उसर्क की उपाधि किसने दिया था? सुल्तान अहमद। क्या जी नाम है? सुल्तान मोहम्मद। मोहम्मद। कौन था सुल्तान मोहम्मद? वही ठीक है, राजा जो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था सुल्तान मोहम्मद, जो कि मलिक ख्वाजा जहां को मलिक कुसर का उपाधि देता है। अच्छा, जौनपुर जो है कितने वर्षों तक स्वतंत्र रहा था? 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहा था जौनपुर पर। उसके बाद जो है कौन सा शासन कर लेता है? बहलोल। लोधी वंश का जो है शासन काल उस पर वहां आ जाता है, जो कि बहलोल लोधी जो है उसको कब्जा लेता है। अच्छा, जौनपुर जो है किसके समय साहित्य एवं कला के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा शासक था जिसके समय जौनपुर जो है साहित्य एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हुआ था? इब्राहिम शाह सर्की। ठीक है, इब्राहिम शाह। ठीक है, इब्राहिम शाह के समय जौनपुर जो है साहित्य कला के लिए फेमस हो गया था। अच्छा, किसे जो है भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है? भारत का मलिक उसर। भारत का सिराज। सर इब्राहिम सरकी को। अरे यार, हम बोल रहे हैं भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। किस लिए जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है? साहित्य कला का ठीक है, साहित्य एवं स्थापत्य कला के लिए जो है ना भारत जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे नए नए भवन का निर्माण किया गया था। अच्छा, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसके समय हुआ था अटाला देवी मस्जिद का निर्माण? 1408 में होता है अटाला देवी का। कौन था? ठीक है, सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह था, उसी के समय अटाला देवी का मस्जिद बना था। अच्छा, अटाला देवी मस्जिद जो था ना, पहले अटाला देवी मंदिर था, उसको मंदिर का निर्माण किसने करवाता है? विजय चंद्र। ठीक है, विजय चंद्र के द्वारा करवाया जाता है। और वही जो था न सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह जो था न, अटाला देवी मंदिर को तोड़कर अटाला देवी मस्जिद बनवा देता है। अच्छा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, जामा मस्जिद का निर्माण होता है 1470 में। ठीक है, 1470 में होता है। इसका निर्माण कौन करवाता है? अच्छा, ये बताइए, हुसैन शाह सरकी करवाता। ठीक है। अच्छा, कहाँ है ये? कहाँ है ये? जो है, जो हम बताएं ना, जामा मस्जिद 1470 में जिसकी स्थापना होता है, ये मंदिर है कहाँ? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है जिसका स्थापना 1470 में होता है? बोलिए। ये जौनपुर का है। जामा मस्जिद जो है, देखिए जामा मस्जिद अगर ईस्वी दे दिया है 1470, तो फिर कहाँ हो जाएगा? जौनपुर हो जाएगा। और ये दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां बनाता है। कब बनाता है? 1656 में। 56 में इसका निर्माण शुरू होता है। ठीक है, 1656 में ये
मस्जिद बनता है कहाँ? दिल्ली में, जो कि शाहजहां बनवाता है। झझरी मस्जिद की स्थापना किसने किया था? 1430 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है झझरी मंदिर के बारे में। ठीक है, इब्राहिम सरकी। ठीक है, ये हो गया कौन सा? जौनपुर। जौनपुर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है ये कश्मीर। कश्मीर का संस्थापक, कश्मीर में जो है हिंदू राज की स्थापना किसने किया था? सुहादेव। ठीक है, सुहादेव। 1401 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू वंश की स्थापना सुहादेव करते हैं। अच्छा, कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना कौन करता है? ये करते हैं 1339 से लेकर, मतलब 40 से बोलिए, 1340। 1340 में कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना होता है। कौन करते हैं? शाह मीर। ठीक है, शाह मीर प्रथम मुस्लिम वंश ही था। अच्छा, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? जो शाह मीर जो है मुस्लिम वंश की स्थापना करता है कश्मीर में, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? इंद्रकोट। ठीक, इंद्रकोट। अरे दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रकोट कहा जाता था, इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, इंद्रकोट नहीं। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। इंद्रकोट जो है जम्मू कश्मीर में ही था। ठीक है। अच्छा, इंद्रकोट से हटाकर जो है अपनी राजधानी श्रीनगर कौन ले जाता है? ठीक है, अलाउद्दीन। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं। खिलजी भी कहाँ से आ जाएगा? खिलजी तो खत्म हो गया हुआ। 20 में मरता 16 मर 1316 में जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाता है। ये आपका शासनकाल कब चला? 1339-40 चल रहा है। तो कहाँ से खिलजी रहेगा अलाउद्दीन खिलजी? फिर से जीवित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन एक शासक था जो कि श्रीनगर राजधानी बनाता है, उसका नाम रखता है अलाउद्दीनपुर। अच्छा, हिंदू मंदिर को तोड़ने के लिए किस शासक को जो है बुत किशन कहा गया था? बुत सिक्कन। सिकंदर शाह। सिकंदर शाह। अच्छा, कश्मीर के अकबर के नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बार टिक मार सकते इस क्वेश्चन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल अब्बादीन। अच्छा, हाँ, किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता? ऐसा इसलिए कहा जाता था, ये धार्मिक सहिष्णुता के लिए। जिस तरह उत्तर भारत में अकबर जो है धार्मिक सहिष्णुता था न, मतलब हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया था, उसी कारण जो है ये भी जैनुल अब्बादीन जो थे न, वो भी कश्मीर में किसी तरह के भेदभाव नहीं किए थे, इसलिए इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कैसे बोले? अच्छा, कश्मीर का कौन सा शासक था? कश्मीर का कौन सा शासक था जो सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा देता है? ठीक है, सती, देखिए क्वेश्चन, लगभग शासक जो भी रहे जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन जैनुल अब्बादीन जो थे ना, वो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध होता है ना, उसको हटा देता है। ठीक है, इसका उल्टा कर देता है। ऐसा इसलिए कि हिंदुओं को जो है ना खुश करने के लिए। अच्छा, जजिया कर किसने हटा दिया था? ठीक है, जजिया मतलब कश्मीर का कौन सा शासक था जो कश्मीर में जजिया कर हटा दिया था? ठीक है, जैनुल अब्बादीन। इसने गौवध को प्रतिबंध कर देता है। यही सब कारण से जो है ना कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल अब्बादीन। ये क्वेश्चन जो है ना अब तक अगर गिनती कीजिएगा ना तो 1000+ बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अच्छा, जैनुल अब्बादीन का जो है न्याय मंत्री कौन था? न्याय मंत्री श्री भट्ट, और उसका दरबारी चिकित्सक भी था श्री भट्ट। अच्छा, जैनुल अब्बादीन जो थे ना किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे? ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी भाषा का जैनुल अब्बादीन ज्ञाता नहीं थे? पहला ऑप्शन उसमें रहेगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के ज्ञाता थे वो।
संस्कृत जानते थे, ऐसा नहीं समझ लेना है वो तो मुस्लिम शासक है, संस्कृत कैसे जानेगा। वो संस्कृत भी जानते थे, फारसी, संस्कृत, तिब्बती भाषाओं के ज्ञाता थे। अच्छा, राजतरंगिणी, और इसने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। अच्छा, कश्मीर में प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? कुछ बानू कुछ नाम है। दिद्दा, रानी दिद्दा। ठीक है, रानी दिद्दा। ठीक है, किस वंश की थी? इस वंश कारकोट्टा वंश का। कारकोट्टा। ठीक है, कारकोट्टा वंश की शासिका थी रानी दिद्दा, जो कश्मीर की प्रथम महिला शासिका थी। ये भी क्वेश्चन जो है 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब आ जाइए, कश्मीर खत्म हो गया, अब आ जाइए बंगाल। ठीक है, बंगाल को जो है दिल्ली सल्तनत में कौन मिला लेता है? बंगाल को कौन सा मुस्लिम शासक था जो दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है? ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिल, इसी के तो अभियान से वो बंगाल से लौट रहा था, बख्तियारपुर में विश्राम करता है, और वहाँ कोई बीमारी से पीड़ित हो जाता है, जानलेवा बीमारी से, जो नालंदा के वैद्य आते हैं और उनको ठीक कर देते हैं। तो उसी समय उनको पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय भी कोई है जगह है जहाँ जो है मतलब हर क्षेत्र का जो है ना वहाँ अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई होता है। इसलिए बाद में उनको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। कौन कर देता है? बख्तियार खिलजी। अच्छा, श्रीनगर जो है ना, श्रीनगर की स्थापना कौन करता है? अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक जो है श्रीनगर की स्थापना करते हैं। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, बंगाल को कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग था? उत्तर वाले भाग को बोलते थे लखनौती, और दक्षिण वाले भाग को बोलते थे सतगांव, और पूर्वी बंगाल को क्या कहते थे? सोनारगांव। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, उत्तर वाले को क्या बोलते थे? लखनौती, दक्षिण वाले को क्या बोलते थे? सतगांव, और पूरब वाले को सोनारगांव। ये गयासुद्दीन तुगलक जो है इनको बंगाल को 3 भागों में बांट देते हैं। इसी अभियान से तो लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक जब इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ होता है? जमुना खा जो है लकड़ी के निर्मित महल में जो है दब के कारण मृत्यु हो जाती है। वो महल को जो है न षड्यंत्र के द्वारा बनाया ही जाता है इनको, हाँ, कि इनको मारने के लिए ही। ठीक है, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह करवाते हैं। अच्छा, महाप्रभु चैतन्य किनके समकालीन थे? अल्लाउद्दीन के समकालीन थे। अल्लाउद्दीन ने ही जो है सत्यपीर नामक आंदोलन भी शुरू किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल में सत्यपीर आंदोलन किसने चलाया था? अल्लाउद्दीन ने चलाया था। अच्छा, नसरुद्दीन नुसरत शाह कहाँ का शासक था? ठीक है, बंगाल का शासक था। जब आप मुगल काल पढ़िएगा तो नुसरुद्दीन शाह के बारे में फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। तो कैसे है? ये तो 1400 कुछ तक है, 1526 में उस समय से रहता है। 1526 चल तो रहा है, कब का चल रहा है? 1518 करीब तो चल ही रहा है। 1518। तो मुगल काल में भी इनको पढ़ना पड़ेगा, जरा सा पढ़ना है। मालवा की स्थापना किसने किया था? मालवा को स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापना किसने किया था? ये चैप्टर जो है ना स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको याद करना थोड़ा सा कठिन भी है। बोलिए, मालवा की स्थापना किसने किया था? दिलावर खां। ठीक है, जोरावर खां, दिलावर खां नहीं। मालवा में जो है खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? मालवा में खिलजी वंश। हाँ, मालवा महमूद शाह। ठीक है,
गुजरात के कौन सा शासक था जो बहादुर शाह के समय था? बेगड़ा। मोहम्मद शाह द्वितीय। ठीक है, मालवा। और ये गुजरात में, मालवा को जो है गुजरात में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मालवा को गुजरात में कौन सा शासक मिला लिया था, तो क्या बोलिएगा? मोहम्मद शाह द्वितीय। बाज बहादुर कहाँ की शासिका थी? बाज बहादुर शासक था। हाँ, जो भी बोलिए। दक्षिण भारत के था कोई? मालवा की थी। यहीं पर बाज बहादुर एवं रूपमती का महल भी बनाया जाता है, सुल्तान नसरुद्दीन शाह। ठीक है, सुल्तान नसरुद्दीन शाह जो है इनका महल भी बनवाते हैं। अच्छा, गुजरात को जो है किसने जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है? ये तो अलाउद्दीन खिलजी मिला था 1297। अलाउद्दीन। ठीक है, 1200 अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। कब? 1297 में। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का ही जो है एक सेनापति था जिनका क्या नाम था? मलिक काफूर। इनको कहाँ खरीदा गया था? यही दिल्ली में, ये गुजरात में ही खरीदा गया था। कौन खरीदे थे? नुसरत शाह खरीदे थे। क्या बोले? नुसरत खान। हाँ, जो भी बोले, नुसरत शाह था। क्या बोले? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नुसरत खां। ठीक है, वही जो है 1000 दिनार में खरीद लेता है। वो गुजरात में जो है ना मंडी था, समझे न, वहाँ मनुष्य का भी बिक्री होता था। तो वो जो मलिक काफूर जो था ना, एक जो था ट्रांसजेंडर था, हिजरा था, और बहुत मतलब जो है बलशाली था। ठीक है, इसलिए इसको खरीदा जाता है। अच्छा, अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह। किस नदी किनारे? अथी साबरमती नदी किनारे। अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? अहमदाबाद। ठीक है, पाटन पहले उसकी राजधानी था, उससे हटाकर जो है अहमदाबाद बनाता है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? बेगड़ा। महमूद बेगड़ा। अच्छा, गिरनार के निकट जो है ना मुस्तफाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? गिरनार पर्वत है ना, उसी के बगल में जो है मुस्तफाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? बेगड़े। ठीक है, महमूद बेगड़ा। अच्छा, बारबोस जो था ना, महमूद बेगड़ा को क्या कहा था? बारबोसा जो था ना, पुर्तगाली यात्री था ना बारबोसा, कृष्णदेव राय के समय आते हैं ना बारबोसा। ये जो है महमूद बेगड़ा को किस नाम क्या बोले थे? मतलब बहुत ही इन्हें 20 पुरुष के नाम से पुकारा था। ठीक है, अब बार्थोमो की क्या कहा था? वो भी कुछ कहा था सही। बार्थोमो जो है महमूद बेगड़ा को क्या कहा था? इनके बार्थोमो बेगड़ा के बारे में बोलते, इनकी मूछें इतनी लंबी थी ने, इसे पीछे करके बांधता था। ठीक है, इतना लंबा मूछ था ये। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मेवाड़। यहां से क्वेश्चन, मेवाड़ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए मेवाड़, ठीक है, रहने दीजिए। मेवाड़ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मेवाड़ में सबसे पहली बार बताना किस वंश का शासन था। जब दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल चल रहा था, तो मेवाड़ में किस वंश का शासन काल था? बताइए, किस वंश का शासन था? ठीक है, गहलौती राजवंश था। ठीक है, इसके शासक कौन थे? राजा रतन सिंह। पद्मावत फिल्म देखे हैं? उसमें जो रणवीर कपूर का जो रोल करता है, कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। रणवीर सिंह ने कपूर बोली। हाँ, शाहिद कपूर का रोल कौन करता है? वही राजा रतन सिंह। ठीक है, पॉज कर दो। कौन था अलाउद्दीन खिलजी के समय? राजा रतन सिंह। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जो है मेवाड़ पर जो है आक्रमण कब करता है?
अलाउद्दीन खिलजी जो है मेवाड़ पर आक्रमण कब करते हैं? 1303 में। ठीक है, 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। अच्छा, गहलौती वंश का जो है एक और शाखा था, दूसरी शाखा कौन था? गहलौती वंश जो है ना, इसका दो शाखा था, मतलब एक और शाखा था गहलौती वंश का। कौन सा शाखा था? सिसोदिया वंश। क्वेश्चन पूछेगा सिसोदिया वंश जो है किस वंश का एक शाखा था? तो गहलौती वंश का था। सिसोदिया वंश के शासक कौन थे? हमीर देव। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है हराकर जो मालवा को स्वतंत्र करा, नहीं, मेवाड़ को स्वतंत्र करा देता है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर जो है मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र कर देता है। कौन सा शासक? हमीर देव। जैसे अलाउद्दीन खिलजी तो 1303 में आक्रमण करता है मेवाड़ पर, तो मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। ठीक है, उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जब दिल्ली सल्तनत में जब आता है तुगलक वंश आता है, तो वहाँ का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। वो जो है हमीर देव से हार जाता है, फिर पुनः जो है मेवाड़ स्वतंत्र हो जाता है। हाँ, हमीर देव जो है मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। ठीक है। अच्छा, विजय स्तंभ, चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा 1448 में। क्वेश्चन पूछेगा विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ है? मेवाड़ में है। किसने बनवाया था? राणा कुंभा बनवाए थे। ठीक है, ईस्वी याद करना जरूरत नहीं है, लेकिन कहाँ है और किसने बनवाया था ये जरूरी है। खानवा का युद्ध कब होता है? इसमें ईस्वी याद करना जरूरी है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। किनके बीच होता है? बाबर और राणा सांगा। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। कौन इसमें जीतता है? बाबर जीत जाता है। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576। किनके बीच होता है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। अच्छा, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। अच्छा, मेवाड़ क्या बोले? मेवाड़ को जो है दिल्ली में मिलाने वाला कौन सा मुगल शासक था? जहांगीर जो है मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में पुनः मिला लेता है। ठीक है, खान देश को अकबर में। ठीक है, पहले मेवाड़ को कौन मिलाता है दिल्ली सल्तनत में? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से फिर मेवाड़ को कौन जीत लेता है? हमीर देव, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर मेवाड़ को जो है दिल्ली में मिला लेता है कब? कौन? जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए खानदेश। ठीक है, खानदेश की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार था, जिसका नाम था मलिक अहमद राजा फारूकी। ठीक है। अच्छा, खानदेश की स्थापना किन नदियों के बीच हुआ था? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1382 ईस्वी में। 1382 में खानदेश की स्थापना होता है। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुरहानपुर। अच्छा, इसका सैनिक मुख्यालय? असीरगढ़। ये भी बहुत वेरी वेरी VVI क्वेश्चन है कि खानदेश का जो है सैनिक मुख्यालय कहाँ था? असीर। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन है। अच्छा, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का किला था 1601 में। ऐसा कहा जाता है अकबर जो है न इस किला को सोना के चाबी से खोला था। ठीक है, अकबर का अंतिम अभियान था। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का किला। चलिए, खत्म हो गया है। बैक भी पूछ लें कुछ क्या? आज रहने दे।
इधर इसमें क्या है, नागरिकता भी था ना, नागरिकता छूट गया, मौलिक अधिकार। तो नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णन है? नहीं, पहले भाग बताइए कौन सा भाग में है। भाग 2 5 से 11। अनुच्छेद कितना है? 5 से 11। 5 से 11। इसमें सब अनुच्छेद को याद करना जरूरत नहीं है, पूछता भी एग्जाम में कभी नहीं। अच्छा, भारत की नागरिकता कैसी? दोहरी नागरिकता की एकल नागरिकता है? एकल, यानी केंद्र और राज्य का एक ही नागरिकता है। जैसे अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता है। अच्छा, भारत जो है एकल नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अच्छा, भारत नागरिकता अधिनियम कौन सा है? 1955 का अधिनियम। ठीक है, इसमें नागरिकता प्राप्त करने के जो है कितने तरीके बताए गए हैं? कोई भी व्यक्ति जो है नागरिकता प्राप्त करेगा कितना तरीका से? 5 तरीका से करेगा। ठीक है, पहला क्या है? जन्म से। ठीक है, भारत का संविधान बनने से पहले जो भी व्यक्ति भारत में था उसे स्वतः ही जन्म से नागरिकता मिल जाएगा। जैसे कहा हुआ है, संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मे हुए व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा क्या है? वंश और परंपरा। अगर किसी व्यक्ति का पिताजी दादाजी अगर भारत के नागरिक थे तो वो खुद जो है वो यहाँ के नागरिक हो जाएंगे। 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता भारत के नागरिक हो। उसके बाद तीसरा क्या है? देशीकरण के द्वारा। देशीकरण में क्या होता है? 10 साल तक अगर देश में गुजार दिया। अगर भारत में कोई व्यक्ति 10 साल तक रह गया है, अब भारत के कानून को जो है पालन कर रहा है, जो भी भारतीय कानून है उसको पालन कर रहा है, तो देशीकरण के द्वारा उसको नागरिकता दिया जा सकता है। चौथा क्या है? पंजीकरण। पंजीकरण में क्या होता है? 5 साल तक अगर कोई भारत में 5 साल तक रह गया है तो एक पंजीकरण के माध्यम से, मतलब वो पंजीकृत करके जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब हाँ, जैसे कोई संगीतकार क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का कोई अदनान स्वामी, हाँ अदनान स्वामी था, उसको दिया गया भारत का नागरिकता दिया गया था। हाँ अदनान स्वामी तो थे, विवाद भी हुआ था बहुत ज्यादा उनके बारे में, हाँ बहुत विवाद हुआ था। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलने से वो व्यक्ति जो पंजीकरण या प्रार्थना पत्र देने से पहले था 6 माह था। क्वेश्चन पूछेगा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का कितना समय? पहले था 6 वर्ष, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 5 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 5 साल भारत में रहता है तो ही पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अच्छा, 5वां क्या है? भूमि विस्तार। भूमि विस्तार में क्या होता है? अगर किसी देश अपना बोल दिया कि हम इंडिया जैसे में मिलना एग्जाम्पल फॉर समझिए, अगर अभी बोल दे पाकिस्तान कि हम भारत में मिलना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के जितने लोग किसका नागरिक हो जाएंगे? भारत का नागरिक हो जाएंगे। अगर कोई भी बाहरी देश का जमीन अगर भारत में आकर मिलता है तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएगा। जैसे सिक्किम भारत में मिला तो सिक्किम का जो भी नागरिक था क्या हो गया? भारतीय नागरिक हो गया। चाहिए। अब बहुत पहले का, हमको बहुत पुराना क्वेश्चन ही है, हमको लगता है 5-6 साल हो गया होगा ये। 2016 ये तो नहीं बोला? 10 10 साल उससे हम याद कर लें क्वेश्चन को। चलिए बताइए, 1955 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसमें पहली बार संशोधन कब हुआ? से नागरिकता जो अधिनियम है कब का है? 1955। इसको भी याद रखिए, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें संशोधन पहली बार कब हुआ? 1992 की 1986। 1986 में संशोधन होता है, 6 बार होता है, बताएंगे। अच्छा, इसमें संशोधन करके क्या किया गया है? जैसे अब जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता भारत का नागरिक हो। दूसरा है, व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का समय काल कितना वर्ष है भारत में रहेगा? तो 5 साल। पहले कितना था? 6 पहले 6 माह था, लेकिन अब कितना है? 5 वर्ष। देशीकरण के द्वारा नागरिकता कितने वर्ष रहने पर मिल जाएगा? 10 साल। पहले कितना था?
पहले था 5 वर्ष था। ठीक है, ये सब संशोधन कौन सा नागरिकता में हुआ था? 1986 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। लेकिन अब जो भी क्वेश्चन पूछा, अगर क्वेश्चन पूछा कि देशीकरण के द्वारा कितने वर्ष भारत में रहने पर नागरिकता मिल जाएगा, तो क्या बोलिएगा? 10 साल। देखिए नहीं याद होता है, देखिए देशीकरण 10 को कैसे लिखिएगा? 10 यही ना होता है 10। 2 से 10, 2 से देशीकरण। पंजीकरण, पंजीकरण, पंजीकरण मतलब पंजा, पंजा में 5 अंगुली होता है, तो 5 वर्ष है। ठीक है, देशीकरण में 10 साल, पंजीकरण में 5 साल। अच्छा, भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार के हो सकता है? कितने प्रकार से हो सकता है भारत की नागरिकता? 3 प्रकार के। पहला क्या है? पहला मतलब अगर स्वयं ही भारत का नागरिकता छोड़ दे, अगर जैसे आप मान लीजिए सागर कुमार है, भारत का नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान का नागरिकता ग्रहण कर लेगा, तो भारत का नागरिकता रहेगा? समाप्त हो जाएगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा है क्या? दूसरा देश के अगर हम नागरिकता ले लेते तो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। वो तो वही हो गया ना। दूसरा है नागरिकता का प्रतिज्ञाग कर देना। मेरा मन हुआ कि हम नागरिकता प्रतिज्ञाग कर देंगे भारत का, तो दूसरा हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या है? मतलब सरकार अगर आप कोई गलत तरीके से, मान लिया भारत में रह रहे हैं, आप देशद्रोही हैं, तो आपका नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मतलब हमला कर रहा है तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई मतलब जो है हमला में आपका भी हाथ उत हो, तो फिर उसमें भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अब तक जो है भारत में कितना नागरिकता संशोधन हुआ है? 6 बार हुआ। टोटल 6 बार जो है नागरिकता में संशोधन हो चुका है। पहला कब हुआ है? 1985। नागरिकता अधिनियम 1955 है। ठीक है, संशोधन कब हुआ था? 1986। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो पहला संशोधन 1986 में, और अंतिम संशोधन कब हुआ है अब तक में? 2019 में, जो एनआरसी जो आया था ना, सीएए और एनआरसी जो था। ऐसे हम बता देते हैं कौन कौन संशोधन हुआ है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। टोटल 6 बार संशोधन हुआ है। ये सब पूछेगा नहीं, पहला पूछेगा कब हुआ था, बस वही पूछेगा। कौन अधिनियम? 1955 का है। संशोधन 1986 में हुआ था पहली बार। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। किस भाग में वर्णन इसका है? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अमेरिका में जो है मौलिक अधिकार को बोलते थे बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, और ये बिल, अमेरिका जो है बिल ऑफ राइट्स को कब अपनाया था? यानी कहने का मतलब है कि अमेरिका मौलिक अधिकार को कब अपनाया था? 15 दिसंबर 1791 को। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स जो है 1791 में अपना लिया था, 15 दिसंबर को। अच्छा, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3। ठीक है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। अच्छा, मैग्ना कार्टा जो है ये सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? ब्रिटेन। कब किया गया था? 1215 में। वहाँ का राजा था जॉन, राजा जॉन। ठीक है, उनके शक्ति को कम करने के लिए जो है एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लेता है, उसी को बोलते थे मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये पहली बार आया था, ब्रिटेन में आया था। अब अनुच्छेद आ जाइए, कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जितना भी अनुच्छेद आएगा सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबके बारे में बताना है। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। क्या कहता है? अनुच्छेद 12 बोलिए। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य, स्टेट।
ठीक है, राज क्या है, बताइए राज क्या है? राज जिसका अपना संप्रभु हो, संप्रभुता हो, जहाँ पर अपना ठीक। जनसंख्या जैसे राज उसको बोलते हैं जो कोई कानून बनाए, जैसे लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद LIC, GIC, ठीक है, ये सब राज के अंतर्गत आता है। ठीक, इसी को बोलते हैं राज, स्टेट। जो और उसके बाद स्थानीय निकाय, जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, वो भी राज के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, अनुच्छेद 12 हो गया, इसके बारे में क्या है, राज के परिभाषा दिया है कि राज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछेगा किस अनुच्छेद में राज की परिभाषा दिया गया, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है? किसी का मौलिक अधिकार हनन नहीं होना चाहिए, अगर हनन करते हैं तो उसका शक्तियों को कम किया जाए। देखिए, संविधान में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कोई भी अगर मान लीजिए अभी समझिए कि अभी कोई नया कानून बनाया जाए और पहले जो संविधान में दिया हुआ मौलिक अधिकार है, अगर उसका हनन होता है तो वो जो नया कानून जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता है। यही अनुच्छेद 13 में किया गया है, मौलिक अधिकार का अल्पीकरण नहीं हो सकता है। आप कानून बनाइए, लेकिन जो वर्तमान में दिए हुए कानून उसका वो समाप्त नहीं होना चाहिए। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 13 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है अनुच्छेद 13। ये मौलिक अधिकार को शक्ति देने का काम यही है, नहीं तो जैसा जैसा सरकार है कुछ ना कुछ बना दे। ठीक है, लेकिन इसी अनुच्छेद के कारण जो है कोई भी जो है मौलिक अधिकार को हनन करने वाला कानून का निर्माण नहीं होता है। अच्छा, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है? संशोधन अगर नागरिक के लिए उचित हो तो संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय जो है अनुच्छेद 352 जो है उस समय मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन कौन सा अनुच्छेद छोड़कर? 20 और 21। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार। क्वेश्चन ई भी जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकार में संशोधन तो होता है किस अनुच्छेद को छोड़कर? 20 और 21। ठीक है, इसके लिए तो फिर 59 उपयोग करना पड़ेगा। बाद उसमें उसका भी कुछ कथी है ना, अब सब जगह नहीं होता है ना। ठीक है, वो तो आप बता रहे हैं कि किस में नहीं होगा वो है। ठीक है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति जो है हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 226 HC हाई कोर्ट। जिसे बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। तो पटना जाएगा किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट 32। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होने पर वह व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों। तो कहाँ जाएगा? दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जाएगा। अच्छा, मूल संविधान में जो है जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कब समाप्त किया जाता है? टोटल 7 था, अभी वर्तमान में कितना है? 6 है। तो एक मौलिक अधिकार को कब समाप्त होता है? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें मौलिक अधिकार का जो है ना, मौलिक अधिकार में कौन सा संपत्ति का अधिकार था जिसको समाप्त कर दिया जाता है। संपत्ति का अधिकार मतलब आप नाजायज तरीके से जितना मन उतना संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही था 44वां संविधान संशोधन 1978। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। देखिए, इसके पीछे भी कारण था। इसके पहले एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, उस जिसको मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था कि लोकसभा का कार्यकाल जो है ना 6 वर्ष कर दिया गया था। अभी क्या वर्ष होता है लोकसभा का? 5 साल। पहले इस समय 42वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था।
तो यही 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो संशोधन करके 5 साल करते हैं और संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा सकते। नहीं तो जानते हैं अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता था लोग। इसको कहाँ रखा गया है? 300 के कोर। कौन सा भाग है? भाग 12 वित्त संपत्ति और संविधाएं, वही ना है। अच्छा, भारत में जो है पहली बार मौलिक अधिकार की मांग कब किया गया था? पहली बार मतलब कांग्रेस अधिवेशन में इसकी ऑल ओवर बताइए ना आप। ऑल ओवर में तो पहले कैसे बोलिए गलत है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांगा था पहली बार मौलिक अधिकार की मांग जो है 1895 में स्वराज कमेटी किया था। स्वराज कमेटी जो है स्वराज विधेयक पेश किया, कमेटी ने स्वराज विधेयक पेश किया गया था। ठीक है, स्वराज विधेयक 1895 में, कमेटी हम बोल दिए, स्वराज विधेयक पेश किया था 1895 में, जिसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। इसके बाद मौलिक अधिकार की मांग कब किया गया था? स्वराज पार्टी में भी किया गया था 27 में। ये नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट कब आता है? 1928। इसमें भी मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। जिस समय नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, उसमें कितने मौलिक अधिकार की मांग हुआ था? कितना मौलिक अधिकार था? 19 मौलिक अधिकार थे। 19 को मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। ठीक है, उसमें जो संविधान बनता है ना, नेहरू रिपोर्ट इसको बोलते हैं, उसमें टोटल 19 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार का मांग कब किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन। कौन अध्यक्षता किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये दस्तावेज किसने, प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1931 का जो मौलिक अधिकार जो मांग किया गया था, उसका प्रारूप कौन बनाए थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, कुछ मौलिक अधिकार आ जाइए जिसे दिया हुआ है। इसे टोटल कितना मौलिक अधिकार है? 12 से 35 है। ठीक है, तो आपको बताना है 14 से लेकर 18 तक को क्या बोला जाता है? समानता का अधिकार। आइए बैठिए। क्या हुआ? अच्छा, 19 से 22 तक को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कितना से कहाँ तक है? 24। अच्छा, 25 से 28 अनुच्छेद को क्या कहते हैं? ठीक है, और 29 से 30 तक को क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक के लिए संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस जो 5 लाइन है ना, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बिहार पुलिस में तो बहुत बार क्वेश्चन ही सब आया है। फिर से बताइएगा, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22। समानता या समता का अधिकार 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। अब आ जाइए समता या समानता का अधिकार। हम लोग पढ़ेंगे 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में। उस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ उसके बारे में। पहला अनुच्छेद 14, इसमें क्या कहता है? विधि के समझ समान। ठीक है, विधि के समझ समता का अधिकार, यानी विधि मतलब कानून। कानून के नज़र में जो है सभी लोग समान है। अगर कोई व्यक्ति अमीर भी चोरी कर रहा है तो उतने ही सजा मिलेगा, कोई गरीब कर रहा है तो उतने ही सजा मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं विधि के समझ समता, यानी कानून सबके लिए क्या है? समान है। ठीक है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। अच्छा, ये विधि के समझ समानता का अधिकार जो लिया, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाए अनुच्छेद 15। इसमें क्या कहता है? धर्म से संबंधित धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्या चीज बोले?
भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है। धर्म का मतलब अगर कोई मुस्लिम है उससे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर कोई अगर कोई निचली जाति का है या अपर जाति का, उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसका मूल वंश कौन सा वंश है उससे नहीं कर सकते हैं। ये सब के बारे में जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन में नौकरी पर आरक्षण, अफसर की समानता, ये क्या कहता है? वही मतलब अफसर के राज के अधीन किसी कोई भी पद है, राज के अधीन जो है किसी भी पद पर जो है नियुक्ति से संबंधित कोई भी जो है सभी पद पर जो समानता रखा जाएगा। ठीक है। जैसे राज के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिक के लिए एक समान समानता रहेगा। लेकिन आप मतलब कहने का मतलब इसमें जो है सबको बराबर देखा जाएगा, लेकिन इसी में जो है आरक्षण का भी प्रावधान किया हुआ है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस को या ओबीसी को 27% मिलता है, सब जो है इसी में आता है। ठीक है। तो लोक नियोजन में जो अफसर की समानता जो है इसी में है। कौन सा अनुच्छेद में है? 16। यानी कोई भी नियोजन में जो है सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 ये क्या कहते हैं? अस्पृता, मतलब किसी में जो है अनटचेबिलिटीज को बोलते हैं। आप छुआछूत नहीं मान सकते हैं कि कोई मुसहर है तो वो मुसहर उससे नहीं सटना है, चमार है तो नहीं सटना है। छुआछूत आप नहीं। कौन सा अधिनियम है? छुआछूत उन्मूलन अधिनियम कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छुआछूत उन्मूलन अधिनियम बोलिए। अनटचेबिलिटी एक्ट कब का है? 1955। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ना, उसी में छुआछूत अधिनियम 1955 भी है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 18 ये क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी नहीं निकलेगा शेर सिंह, बहादुर सिंह। ठीक है। कोई भी जो है राजा का अगर कोई पुत्र है तो महाराजा या बहादुर या ये सब उपाधि नहीं लिख सकता है। भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? वही 18 ये। अनुच्छेद 18। पद्मश्री, 18, पद्म विभूषण, 18, पद्म भूषण। 18। अच्छा, किसी व्यक्ति को मिल गया भारत रत्न, ठीक है, तो अपने नाम के आगे भारत रत्न लिख सकता है? लिख सकता है। नहीं लिख सकता है। क्या बोले? नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है भारत रत्न मिल जाए ना, वो अपने नाम के आगे भारत रत्न या पद्मश्री पुरस्कार विजेता नहीं लिख सकता है। ये सब इसी तरह उपाधियों का अंत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी तीसरी पे नहीं लिख सकता है। ठीक है। अच्छा, ये 14 से 18 क्या पढ़ा आपका? समता या समानता का अधिकार। अच्छा, अब आ जाइए स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 19 तक से 22 तक है। ठीक है। अनुच्छेद 19, इसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले कितने थे? देखिए, मिलर है। अनुच्छेद 19 में जो अभी है ना, उसमें भी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, और ऐसे जो मिला हुआ मौलिक अधिकार वो भी 6 प्रकार का ही है। ठीक है। तो पहले कितना था? 7 था। संपत्ति का अधिकार हट गया है, तो या 19 से भी हटा है, वहां से भी हटा है। चलिए, अनुच्छेद 19 में जितने भी मौलिक अधिकार है इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला बताना अनुच्छेद 19 के 1, इसमें क्या दिया हुआ? 1 या ए बोलिए? ए। फोर पिलर प्रेस की स्वतंत्रता। ए फोर बोलिए। ए प्रेस की अनुच्छेद स्वतंत्रता। क्या है? ठीक है, बोलने की आजादी। वही प्रेस की स्वतंत्रता। जैसे कैसे याद रहेगा इसके? कोई बच्चा है, ठीक है, पहला क्या करता है? पहला बोलता है। तो क्या बोलता है? मान ले कोई बच्चा, अगर मान ले 1 साल का बच्चा है, तो पहले क्या बोलेगा? ए बोलेगा, फिर बोलेगा बी सी डी बोलेगा, पहले डी बोलेगा नहीं बोलेगा, पहले क्या बोलता है? ए बोलता है। यानी ए में क्या है? बोलने की आजादी है। और अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है? 19 के 1 में या को कीजिए ना, क्या है?
इसमें न्यायालय में जो वाईफाई इंटरनेट कुछ करके इसमें है झंडा फहराने की आज़ादी, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1। इसी में है। और उसके बाद क्या है? अच्छा, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको बोलते हैं कब आया था? 2005 का। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद अच्छा। 1। अच्छा, ये कैसा अधिकार? कानूनी अधिकार है कि मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। लेकिन पहले कैसा अधिकार था? पहले था कानूनी अधिकार था, लेकिन अब कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में है? 19 के 1 के ए में ही है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 जो है ना बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, एक अनुच्छेद ए याद हो गया ना? इसमें क्या क्या है? बोलने का अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार है, ठीक है। और क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। और क्या है? आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। अब आ जाइए अनुच्छेद 19 का बी क्या कहता है? मतलब एक साथ एकत्रित होने के लिए। ठीक है। बी मतलब क्या होता है? बैठक, ठीक है। बी फॉर बैठक होता है ना? नहीं होता है? बी फॉर बैठक, हिंदी में बी फॉर बैठक बोल रहा है, ठीक है। बैठक मतलब जैसे आप लोग एक संगठन बनाए हैं, कोई यूनियन बना ले, सब मिलकर यूनियन बना लिए हैं और आरलाल कॉलेज फील्ड में जो है ना बैठक कर रहे हैं, तो बैठक कैसे करना है? शांतिपूर्वक बैठक करना है, ठीक है। या नहीं कि सब अपने घर से जो है तलवार और पिस्तौल लेके आना है, बैठक करना है, बिना हथियार का बैठक करना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के बी में क्या है? बैठक। कैसा बैठक करना है? शांतिपूर्वक बिना हथियार का बैठक करना है। ये याद हो गया, बी याद हो गया। अनुच्छेद 19 का सी क्या कहता है? सी फॉर संघ, ठीक है। संघ बनाने की शक्ति। आपको आजादी मिला है कि आप एक संघ बनाइए। देखते हैं कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो नया एक संघ बन जाता है, या कोई मतलब क्या उसको बोलते हैं, गुट बन जाता है ना। इस पर कोई पाबंदी है? सरकार पाबंदी लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि आपका ये मौलिक अधिकार है। इस पर प्रतिबंध लगा ही नहीं सकता है सरकार। नहीं तो जितना तरह का संघ बना है, सरकार विरोधी भी बहुत सारा संघ बना हुआ है, सरकार तुरंत उसको समाप्त कर देगा, नहीं कर देगा। लेकिन ये मौलिक अधिकार है। तो 19 का ए में क्या है? ठीक है, झंडा फहराने की आजादी है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता। बी क्या है? बैठक करने की आजादी। कैसा बैठक है? शांतिपूर्वक बिना हथियार के। सी क्या है? संघ बनाने की आजादी है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का डी मतलब होता है डायवर्सन। डायवर्सन ही देखता है, जैसे रोड कोई नया बन रहा है, ऐसे एगो रोड बन रहा है ना, यहाँ पर रोड में काम पुल बन रहा है, तो की लिख देता है यहाँ पे? यार डायवर्सन रोड है, तो अब यहाँ से ऐसे जाइए, यानी घूम के जाइए। तो डी फॉर क्या है? घूमने की आज़ादी। भारत के आप किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध। आपका मन हुआ कि हम जाएंगे लद्दाख, कोई रोक सकता है आपको जाने से? आपका मन हुआ कन्याकुमारी जाने को, रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। यानी भारत के पूरे प्रांत में आप कहीं भी जाके घूम सकते हैं, ठीक है। डी के बाद क्या था? डी के बाद ई, ठीक है। डी के बाद 19 के ई में क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आप जैसे आपका मन हो गया कि घूमते घूमते चल गए जम्मू कश्मीर, आप ऐसा लगा कि हम अब जम्मू कश्मीर भी ठीक जगह है, ठंडा उंडा है, गर्मी कम पड़ता है, तो हम यहीं रह जाते हैं, तो क्या कीजिएगा? वहाँ पर ऐसे रह जाइएगा? कोई ना कोई काम तो कीजिएगा ना। तो आप व्यापार शुरू कर दीजिएगा, कीजिएगा ना। क्या चीज़ का व्यापार कीजिएगा? चाय का व्यापार कीजिएगा। कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, ये नहीं कि बंदूक का हथियार बेचना शुरू कर दीजिए, वो सब व्यापार नहीं करना है, ठीक है। ई के बाद एफ क्या है? एफ में जब 19 का, ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। एफ मतलब क्या? फाइनेंशन था, जो कि अब क्या है? समाप्त हो गया। जी क्या है? जी फॉर हो जाएगा जीविका। एफ मतलब जैसे डी क्या? डायवर्सन था, ठीक है, घूमे घूमे।
और ई में क्या था कि आप वहीं जाके बस जाइए, ठीक है। एफ तो था क्या कि फंड पैसा था जो कि अब समाप्त हो गया है, और जी क्या है, जीविका, व्यापार के लिए आप मतलब वहां रहने के लिए क्या कीजिएगा, जीविका चलाइएगा, वही जो है व्यापार कीजिएगा। जी फॉर जीविका, 19 का जी। फिर से बताइए, ठीक है। इसमें अनुच्छेद यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, एक दो ने बहुत क्वेश्चन पूछता है। 19 अनुच्छेद 19 का ये क्या कहता है, बोलने की आजादी। अनुच्छेद क्या चीज बोले, ठीक है। अनुच्छेद 19 के बी क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों का बैठक। सी क्या है, संघ बनाने। डी क्या है, डी क्या है, घूमने की आजादी है। डी ई क्या है, वहां बसने की आजादी है, ई बसने का। एफ क्या है, एफ तो अब समाप्त हो गया है, ठीक है। और जी क्या है, जीविका, यानी कोई भी व्यापार कीजिए। हाँ, ई वाला जो है ना, वही तो बोला, ई है बसने का। डी जब जाए, जैसे आप गए जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, तो आप जो है ई में वहां बस सकते हैं, और जी में जीविका कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 ये क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या है, दो सिद्धि से संरक्षण। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर मान ली एक कोई व्यक्ति है मोबाइल चोरी किया है, ठीक है, मोबाइल चोरी में पुलिस पकड़ लिया उसको, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक बार तो उसको सजा मिल गया है, जो इतना दिन का सजा उसको मिल गया, अब पता चला कि रोड पर जाके गुपचुप खा रहा है, पुलिस होने से आया फिर उसको पकड़ लेगा, नहीं पकड़ सकता है। एक सजा की एक गलती की एक सजा। हाँ, ठीक है, एक गलती का एक ही बार उसको सजा मिलेगा, अब सजा उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, आप भी मान लीजिए मोबाइल चोरी का सजा अभी वर्तमान में है कि उसको 3 महीना का सजा मिलेगा, लेकिन आज से 10 साल पहले था कि जो भी मोबाइल चोरी करेगा ना उसको फांसी दे दिया जाएगा। तब बताओ, आप भी कोई मोबाइल चोरी का उसको फांसी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, 3 महीना का सजा दिया जाएगा। अच्छा, और उसमें तीसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति को मान ले कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, ठीक है, तो उसको जज जो है, न्यायालय जो है, जबरदस्ती उसको अपने खिलाफ जो है गवाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं कर सकता, उसका मन है, ठीक है। उससे पूछेगा, पुलिस पूछेगा, तुम या जज पूछेगा तुमने चोरी किया है, अब उसका मन है कि बोले या नहीं बोले, ठीक है। 3 है, तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 20 में कितना है, 3 प्रकार के दिया गया है। अपराध एवं दोषी सिद्धि संबंधित है। पहला क्या है, एक बार के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, अभी वर्तमान में जो कानून उसके अनुसार सजा दिया जाएगा, ना पहले ना बाद का। अच्छा, अनुच्छेद 21 क्या है, बोलिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 2 जिस्म 1 जान, ठीक है। अनुच्छेद 21 2 जिस्म 1 जान हुआ ना, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें क्या है, मतलब एकरा में हम अपन प्राइवेसी रख सकते हैं, ठीक है। हमरा स्वच्छ पर्यावरण मिले। इसमें है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो उसको अधिकार है। अब इसमें क्या है, जैसे कि राज्य सरकार का क्या काम है, आप बिहार का नागरिक हैं, तो सरकार का क्या काम है कि आपको स्वच्छ पर्यावरण मिले, नहीं, अब उसके बाद स्वच्छ जल मिले, इस सब के बारे में तो वही दिया हुआ अनुच्छेद 21 में। अच्छा, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में। कब आया था, निजता का अधिकार कौन सा केस है बताइए, सॉरी मतलब ऐसे 2017 का केस है, बताइए केस कब, पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस। निजता का अधिकार का मतलब क्या होता है, आपका निजी जीवन में कोई अधिकार नहीं कर सकता है, जैसे आपका मोबाइल है कोई नहीं छू सकता है, अगर छू लिया तो जाइए केस कर सकते हैं, इसी निजता का अधिकार। आपका कोई निजी जीवन का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, निजता का अधिकार। ये केस क्या था, पुट्टा स्वामी केस है, भारत सरकार था। अच्छा, अनुच्छेद 21 के तहत ही जो है क्या बोलते, एनजीटी की स्थापना किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी लिख देते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। एनजीटी पहले बताइए, एनजीटी का स्थापना कब हुआ था, अक्टूबर 2010 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, 21। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है,
ये चेंज हुआ क्या? श्री प्रकाश प्रकाश श्रीवास्तव, अभी वो है ना वही, एनजीटी का क्या कि 2023 में बने थे वो प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक। अच्छा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 21 के को में है। 21 के को जानते हैं, बहुत लंबा अनुच्छेद है, कहीं समझ में ना आया उठा के डाल दो इसमें, 21 के को में। ठीक है, जैसे विदेश घूमने की आज़ादी, भारत सरकार वर्सेज मेनका गांधी। ठीक है, मेनका गांधी का जो है पासपोर्ट छीन लिए थे, तो इसीलिए जो है उसी में सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए थे मेनका गांधी। तो अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा देने का मौलिक अधिकार है। माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष को शिक्षा दे। कब आया था ये? 86 में 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष को। अच्छा, क्वेश्चन पूछ दिए कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ है उसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है? 14 वर्ष। अब भूल जाएगा तो कैसे याद रहेगा? 8 है और 6 है, दोनों को जोड़ेगा तो 14 आ जाएगा, 14, 8 6 14। ठीक है, 8 में 6 हो गया 2002। कितने अनुच्छेद तक पढ़ लिए हम लोग? 21। अच्छा, अब उस अनुच्छेद का नाम बताइए जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को नहीं। 15, 16, 19, 29, 30। अच्छा, पूरा नहीं हुआ अभी ना। अच्छा देखिए, 15, 16, 19, 29 और 30 यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक हम बता देते हैं। जैसे 15 में क्या है दिया हुआ है? ये ठीक है, नहीं करेंगे। लिंग जाति धर्म के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। कोई पाकिस्तानी नागरिक आ जाए भारत में, कहे कि हम SC हैं, पाकिस्तान में वो SC में है, अब भारत में भी आकर दावा करे कि हम SC, हमको आरक्षण चाहिए, दीजिएगा? लोग उसको तो शामिल ही नहीं कीजिएगा। उसी है अनुच्छेद 19। अब 19 में क्या है? व्यापार करने की आज़ादी भी तो है। कहाँ है? जी में है ना, 19 के जी। अब कोई बांग्लादेश से आदमी आएगा, कहेगा कि हम जो है ना यहाँ कपड़ा की फैक्ट्री लगा देंगे, दीजिएगा लगाने के लिए? नहीं दीजिएगा। यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता का आज़ादी मांगेगा, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। संघ बनाने की आज़ादी मांगेगा, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। यही है 19 है। यहीं तक रहने देते हैं इसको। ठीक है, आज दोबारा रहने देते हैं, बहुत लंबा हो गया बस।